हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं के एन साहनी। आज हम लोग फिर से अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अब तक हम लोग जो सिलेबस पढ़ चुके थे वो आपका पूरा था रे ऑप्टिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के नाम से जानते थे। और उसमें जो भी बातें पढ़ाई गई उसको आप अपना समेट के रखिएगा। लेकिन आज से दोस्तों हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में, यानी कि वो रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी के नाम से जाना जाता है। और अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी एक नया सेक्शन है दोस्तों, ये नया खंड है। यहाँ से ये मैंने हेडिंग डाला तरंग प्रकाशिकी या वेव ऑप्टिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश की तरंग प्रकृति, और जिसमें हाइगेंस का सिद्धांत ये मूल रूप से हम पढ़ने वाले हैं। और इसका इंग्लिश मैंने नीचे लिखा है वेव नेचर ऑफ लाइट, हाइगेंस प्रिंसिपल, HUYGEN, हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग एंट्री करने से पहले बड़ा ही रोचक जानकारी कुछ हमने आपके लिए कलेक्ट किया हुआ है, जिससे आपको पहले प्रकाश के बारे में जो हिस्टोरिकल नॉलेज है वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए, मैं जितना भी प्रकाश में आपको पढ़ाया हूँ शुरू से लेकर के अब तक, और अभी जो पढ़ेंगे आगे दोस्तों, अगर उसको आप सबमिट करके एकदम इन क्यूज अगर ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत ही रोचक जानकारियां मिलने वाली हैं। और अभी मैंने जो बोर्ड पे लिखा है दोस्तों, ये सब लाइट के बारे में पूरा हिस्टोरिकल उसका डाटा है जो मैंने कलेक्ट किया है। और दोस्तों, अब तक आपने मेरा वीडियो पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकॉन बेल भी दबा दीजिए। और लाइक 3 काम आपको करना है हर वीडियो में। सब्सक्राइब एक ही बार करना होता है, एक बार सब्सक्राइब करके रखेंगे हमेशा वीडियो पहुंचेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए। कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दे सकते हो आप मुझे, मैं आपका सजेशन भी एक्सेप्ट करूंगा। और दोस्तों, अभी मैंने जो बोर्ड पे लिखा है, देखो, हम सबसे पहले आज जानेंगे कि प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट क्या है। ये प्रकाश की प्रकृति या नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों देखो, एक्चुअल में प्रकाश के बारे में जो बात ये बताई जो भी बातें आपको अब तक मिली हैं, उसमें यही है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी प्रकाश इज एन एनर्जी, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जो सभी दिशाओं में समान चाल से चलती है। और उसकी स्पीड भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताई गई, यानी कि हर 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है दोस्तों। और देखा जाए तो ये बहुत ही मैक्सिमम स्पीड इस लाइट की होती है। अब तक जो फिजिकली सोर्स इनपुट किए गए हैं उसमें लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ का मतलब आप समझ सकते हैं 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ये इसकी स्पीड है। और ये स्पीड दोस्तों वैक्यूम या एयर के लिए ही बताई गई है। बाकी मीडियम में जैसे जैसे डेंसर मीडियम में एंटर करती है, धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है डाउन होती है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्पीड होता है वैक्यूम में। और यही प्रकाश जैसे किसी वस्तु को दिखाई देने की बात जब की जाती है कि जब ये प्रकाश किरणें किसी मीडियम पर स्ट्राइक करती, हिट करती है, तो वहां से रिटर्न होकर के जब हमारे आंखों पे पड़ती है तो आंखों में ये सेंसिटिविटी उत्पन्न करती है, संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। मतलब किसी वस्तु को दिखाई देने का मेन फंडा यही है
कि प्रकाश की किरणें चल करके पहले उस वस्तु पर पड़ेगी, वस्तु से रिफ्लेक्ट होगी, टकरा कर हमारे आंखों तक आएगी, और आंखों के अंदर का फंक्शन मैंने पढ़ाया है कि रेटिना पर उसका इमेज बनता है, यानी कि हमारे आंखों में संवेदना, सेंसिटिविटी क्रिएट करती है, और जिसके कारण हम उस वस्तु को या ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये दिखाई देने की थ्योरी दोस्तों। लेकिन बड़ी रोचक जानकारी, अब कोई पूछे कि प्रकाश को देख सकते हो, तो ये कभी नहीं, प्रकाश देखा नहीं जा सकता। हाँ, प्रकाश हमारा हेल्प जरूर करती है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारा हेल्प करती है, लेकिन खुद वो दिखाई नहीं देती। आप कहोगे सर ये तो रॉन्ग, गलत, प्रकाश ये क्या दिख तो रहा, सब प्रकाश ही प्रकाश तो है। दोस्तों बस ये जान लो कि प्रकाश ये दिखती नहीं है, ये सब स्कैटरिंग के कारण आपको ऐसा उजाला लगता है। प्रकाश को देखा नहीं जा सकता, प्रकाश दिखने वाली वस्तु, दिखने वाली कोई चीज नहीं है। लेकिन हाँ, जब हिट होता है, कोलिजन होता है किसी ऑब्जेक्ट पे इसका, तब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगती है, जिससे सेंसिटिविटी हमारे आंखों में आती है, इसके कारण। तो प्रकाश दिखाई देने वाली चीज नहीं है। तो ये तो प्रकाश के बारे में कुछ चीजें मैंने समझाया। लेकिन प्रकाश की प्रकृति दोस्तों, मैंने एक लाइन में ऐसे लिखा हुआ है, प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट की कहानी थोड़ी लंबी है, और आज मैं उसी पे डिटेल आप थोड़ा छोटा छोटा डिस्कशन दूंगा आपको, और डिटेल तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने जो लिखा हुआ, सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इसको लिखते रहेंगे ध्यान से। और कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट भी किया है कि सर जब आप बोलते हैं लिखते समय हम थोड़ा सा बोर्ड से हट जाया करिए, क्योंकि हम लोग को दिखता नहीं है लिखते समय। तो ओके, आपका ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लिखते समय जब जरूरत पड़ेगी आपको, तो मैं बोल रहा हूँ, आप पॉइंट वाइज लिखते जाइए। आप अब देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने प्रकाश की प्रकृति में कुछ 9-10 ऐसे हेडिंग्स लिए हुए हैं, जिसमें सब आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आप हिंदी में लिखते जाओगे, मैं बोलूंगा इसमें। पहला है, ये हेडिंग है प्रकाश की प्रकृति, हेडिंग डाल के लिखिएगा। पहला है क्या कि लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। सेकंड है लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम आल्सो, यानी कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। थर्ड है इट हैज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, यानी कि प्रकाश में परावर्तन होता है। फोर्थ है इट हैज रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी, यानी कि प्रकाश में अपवर्तन होता है। और ये है इट हैज डिस्पर्सन प्रॉपर्टी, यानी प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी। इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है इट हैज इंटरफेरेंस, यानी प्रकाश में व्यतिकरण होता है। दोस्तों व्यतिकरण, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, आधा वह है व्यतिकरण, ये है व्यतिकरण, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, व्यतिकरण। और इसके बाद है डिफ्रैक्शन, यानी कि विवर्तन। उसके बाद पोलराइजेशन, पोलराइजेशन को दोस्तों हम लोग ध्रुवण बोलते हैं, ध्रुवण। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और ये कॉम्पटन प्रभाव। इसी के नीचे एक है 11 नंबर पे रमन प्रभाव। ठीक है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी मिला लीजिए अपना, कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होती है, प्रकाश में विवर्तन की घटना होती है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, प्रकाश में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है, और प्रकाश में कॉम्पटन प्रभाव है, और इसी में प्रकाश में रमन प्रभाव। तो ये इतने इफेक्ट्स जो है, मैंने सब हिंदी मीडियम स्टूडेंट अपना लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी ऐसे लाइन अप कर लेंगे इसको। लेकिन दोस्तों ये सारी जो चीजें आप देख रहे हो इस समय यहाँ पे,
पूरा लाइट का जो डिस्कशन होता है दोस्तों इन्हीं सब पर ज्यादा टिका हुआ है। लेकिन ये जितनी बातें बताई गई ये प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है लिखा हुआ, हालांकि प्रकाश की प्रकृति हेडिंग डाले हो, लेकिन ये पूरी प्रॉपर्टीज है, ये उसके गुण है, प्रकाश के गुण। तो ये पूरी घटना प्रकाश के गुण से संबंधित है दोस्तों, जो अभी आप बोर्ड पे देख रहे हो। लेकिन इधर साइड में मैंने कुछ और टेबल दिया हुआ है। अब जरा इन चीजों के बारे में, हाँ थोड़ा सा ये चीज आप जान लो कि यहाँ तक जो चीज आप देख रहे हो ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ दोस्तों आप सबको। मेरा वीडियो आप रिप्ले करके सब पीछे चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो सारी वीडियोज आपके पास होंगे, आप देख सकते हो बैठ जा करके। यहाँ तक मैं आपको डिटेल पढ़ा चुका हूँ, डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण तक की घटना आप पढ़ चुके हो, यानी कि ये 5 पॉइंट्स जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन नीचे की जो घटनाएं हैं, व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन, ध्रुवण, ये तीनों चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्रम से आगे चैप्टर में मिलेंगे आपको, इसमें पढ़ेंगे। और उसी के बाद हम ये भी पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये भी पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों कॉम्पटन प्रभाव ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉम्पटन प्रभाव ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोग आगे आप जाओगे बीएससी वगैरह में, वहां मिलेगा आपको कॉम्पटन प्रभाव। इसके बाद रमन प्रभाव आता है, रमन प्रभाव भी मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको, पीछे चेक करिए रमन प्रभाव, जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, उसमें भी मैं पढ़ा चुका हूं, इसको ध्यान दीजिए। तो ये प्रकाश में होने वाली घटनाओं का मैंने जिक्र किया है। हाँ, आप ये फिनोमिना होता क्या पढ़ चुके हो, ये सब क्या होता बस नाम देखे रहे हो, अभी पढ़े नहीं हो, जिसको चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन इन घटनाओं के आधार पर ही प्रकाश को समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने, देखिए कोई भी चीज की जानकारी आप तक जब पहुंचती है दोस्तों तो इतना आसानी से नहीं पहुंचती। सोचिए कि कितना सैकड़ों वर्षों का ये सब मेहनत है। आज जो प्रकाश के बारे में मैं यहाँ पे खड़े होकर बक रहा हूँ, तो मैंने भी कोई प्रैक्टिकल तो किया नहीं, बस हमने जानकारी ही प्राप्त की और वो जानकारी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ऐसे साइंटिस्टों को सलाम करना चाहिए आपको, जिन्होंने आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कितने अथक प्रयास किए हैं, मेहनत किए हैं। ये सारे प्रकाश के बारे में मैंने थोड़ा हिस्टोरिकल पूरा डेटा शीट लिया हुआ है, किन वैज्ञानिक ने क्या क्या बातें बताई, किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, क्या सक्सेसिबिलिटी उनकी थी, क्या उनकी फेल्योरिटी थी, सारे चीजों को हम क्रमशः कलेक्ट किए हुए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आप नोट कर लिए होंगे। नोट करने के बाद ये जो आप देख रहे हो इधर मैंने डेटा शीट लिया हुआ है, अभी पहले समझ लीजिए आप इसको, फिर अपना नोट करने का जो सिलसिला वो बाद में भी आप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इसमें है क्या, ये तो पढ़ लिए कि प्रकाश में ये सब गुण है, प्रकाश की प्रॉपर्टीज है, ये प्रकाश में घटित होने वाली घटनाओं का जिक्र इधर मैंने किया, ये घटनाएं घटती हैं। लेकिन ये इतनी आसानी से एक ही दिन में नहीं आई, ये भी इनका अध्ययन करने के लिए साइंटिस्टों ने खूब मेहनत किया, जिसकी स्टार्टिंग दोस्तों होने जा रही है अबाउट 1650 मैंने लिखा, लगभग ये है, एग्जैक्ट नहीं ईयर है, लगभग मिड 17th सेंचुरी माना जाता, 17वीं शताब्दी का लगभग मध्य सेक्शन है ये। इसमें न्यूटन साहब का नाम तो आपने खूब सुना होगा, और आप जान लो कि स्टार्टिंग जो किया ये न्यूटन ने ही प्रकाश के बारे में समझाने के लिए हमको प्रेरित किया। और न्यूटन से स्टार्ट होकर के देख लीजिए यहाँ तक आप देख लो कि 1650 मतलब 17वीं शताब्दी का मिड सेशन है, लगभग यहाँ से लेकर के हम 1928 तक ये प्रयास होता रहा है। और इतने सालों में जो भी प्रयास हुए प्रकाश को समझाने के लिए, उसका ये पूरा आंकड़ा है। तो सोच लो कि यहाँ से शुरुआत होकर के ज्यादा डिटेल जानकारी जो अच्छी खासा, मतलब एक प्रकार से एक्सप्लेनेटिव जानकारी, ये लगभग 1901
सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो डिटेल हमको यहाँ से मिलना शुरू हुआ है। आइए चलते हैं कि इन्होंने क्या बताया हमको। दोस्तों सबसे पहली बात कि न्यूटन ने हमें जो बताया, न्यूटन ने प्रकाश के बारे में बताया। न्यूटन इसको बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थियोरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थियोरी यानी न्यूटन के कणिका सिद्धांत। हिंदी मीडियम में स्टूडेंट सुनेंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ठीक है। आइए समझते हैं कि न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में क्या बातें बताई, ठीक है। और इसको समझने के लिए इत्मीनान से हम लोग थोड़ा देखते हैं, एक एक पॉइंट आप डिटेल समझते जाओगे कि इन्होंने क्या बात बताई, हमको क्या क्या बातें बताई। दोस्तों देखो, इसमें न्यूटन ने सबसे पहले जो हमें बताया, इसको कॉर्पस्कल्स मतलब कणिका सिद्धांत बोलते हैं। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत में न्यूटन ने देखिए हम दोस्तों में ये बताया कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकलती हैं, यानी कि जब किरणें निकलती हैं तो उसके साथ साथ असंख्य अति सूक्ष्म कण निकलते हैं बाहर। असंख्य अति सूक्ष्म कण उसके साथ साथ निकलते हैं और वही कण प्रकाश की चाल से सभी दिशाओं में समान चाल से चलते हैं। और ये कण जब किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर के हमारे आंखों पर पड़ती है, तब संवेदना उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई देती है। और उन्होंने बताया कि अलग अलग रंग के वस्तुओं के लिए जो रिफ्लेक्शन होता है, अलग अलग रंग के तरंगदैर्घ्य की लंबाइयां जो है वो भिन्न भिन्न होती है। तो ये पूरी लाइन न्यूटन ने बताया। नहीं कि न्यूटन ने बस ये पूरी बात समझिएगा ध्यान से कि न्यूटन ने ये बता दिया कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जब किरणें निकलती हैं तो उसके साथ असंख्य सूक्ष्म किरणें निकलती है। इसी को कॉर्पस्कल्स कहा गया। कण, अति सूक्ष्म कण निकलते हैं, इन्हीं को कॉर्पस्कल्स कण कहा गया, सूक्ष्म कण। और यही जब किसी वस्तु से प्रकाश की चाल सभी दिशाओं में समान रूप से चलते, जब ये किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों पर वापस लौटती है तो संवेदना उत्पन्न कर सेंसिटिविटी क्रिएट करती है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और अलग अलग रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की लंबाई अलग अलग होती है। तो ये बात बता दिया न्यूटन ने। लेकिन दोस्तों अब न्यूटन के इस बात को बहुत लोग मानने को तैयार नहीं। समझते रहिएगा, क्योंकि अभी न्यूटन ने बता दिया कि प्रकाश में कण होते हैं। मेन पॉइंट याद रखिए, प्रकाश में कण विद्यमान होते हैं। लेकिन इस बात को बहुत सारे साइंटिस्ट जो है बचा नहीं पाए। रीजन भी उन्होंने बताया, अपना तर्क भी दिया कि अगर प्रकाश स्रोत में ऐसे कण भैया निकलते रहेंगे हमेशा, तब तो धीरे धीरे कण अगर निकलेंगे, कण में द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान होने के कारण वो कणों की क्षति होने के कारण वस्तु धीरे 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 विलुप्त हो जानी चाहिए, यानी उसका द्रव्यमान घटना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या कि जैसे बल्ब से प्रकाश की किरण निकल रही तो बल्ब का वेट घट जाए, वजन घट जाए, द्रव्यमान घट जाए? तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इसको इग्नोर कर दिया गया, मतलब रिफ्यूज कर दिया गया, इनकार कर दिया गया, नहीं आपका थियरी जो है सही नहीं है, आपका सिद्धांत जो कणिका सिद्धांत आपका सही नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि प्रकाश को कण मान करके न्यूटन ने प्रकाश के गुणों की व्याख्या की। अब प्रकाश के गुणों की व्याख्या जो की, इसमें आप जानकर आश्चर्य होगे कि इन्होंने प्रकाश के ये पूरा प्रूफ कर दिया कि प्रकाश मतलब कण मान करके ये सिद्ध किया कि प्रकाश सरल रेखा में चल सकती है। क्योंकि उन्होंने बताया था कि अति सूक्ष्म हल्के कण निकलते हैं, अति सूक्ष्म अनंत सूक्ष्म हल्के कण निकलते हैं। और हल्के कण का मतलब लगभग मासलेस, मासलेस मतलब लगभग नगण्य द्रव्यमान वाली कण। तो इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन में चल सकती हैं, ये उन्होंने प्रूफ किया। वैक्यूम में चल सकती है, ये भी प्रूफ किया। रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ किया, रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ किया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे,
न्यूटन ने कणिका सिद्धांत में 1, 2, 3 और ये 4 बातों को प्रूफ कर दिया। कण मानते हुए ही परावर्तन की व्याख्या की, अपवर्तन की भी व्याख्या कर दी, प्रकाश को एक कण मानते हुए। ठीक है, लेकिन इसके आगे अब जैसे कुछ लोग का कहना है कि डिस्पर्सन को भी उन्होंने प्रूफ किया, लेकिन दोस्तों इसमें दुविधा है। हाँ, यहां तक कंफर्म है कि उन्होंने प्रूफ किया, डिस्पर्सन के बारे में कंफर्म जानकारी नहीं मिलती है। और कहीं कहीं मिलता है कि हाँ, डिस्पर्सन को भी उन्होंने प्रूफ कर दिया था। तो माना भी जा सकता है, नहीं माना जा सकता, मेरे पास भी कोई कंफर्म एविडेंस नहीं। लेकिन हाँ, इसके बाद की व्याख्याएं वो नहीं कर पाए। इसके बाद की व्याख्याओं को न्यूटन ने कणिका सिद्धांत पर ट्रायल किया, लेकिन वो फेल हो गए। प्रकाश को कण मान करके इतनी चीजों को प्रूफ कर लिया, लेकिन इसके आगे की व्याख्याएं वो नहीं दे पाए। और यही कारण है कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत को दोस्तों फेल कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। ठीक है, और अगर अमान्य हो गया तो आइए अब चलते हैं दोस्तों इसी के बाद। अब आपका चैप्टर की एंट्री भी होती है, थोड़ा समझिएगा। ये 1650 मिनट की बात है न्यूटन के कॉर्पस्कल, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको जहां जो लिखना है वो मैं बताऊंगा। इसके बाद आ जाओ 1678 की घटना, जो कि हाइगेंस एक साइंटिस्ट है, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे हाइगेंस। दोस्तों हाइगेंस ने भी प्रकाश को समझाने के लिए एक नई क्रांति छेड़ी। यहाँ पे प्रकाश को इन्होंने कण मान लिया, लेकिन हाइगेंस जब आए 1678 में, तो हाइगेंस का जो सिद्धांत है प्रकाश के बारे में, हाइगेंस का प्रकाश का तरंग सिद्धांत इसको बोलते हैं। हाइगेंस के प्रकाश का तरंग सिद्धांत। हिंदी मीडियम स्टूडेंट या जो भी हेडिंग यहाँ पे आप डाल सकते हो इसके आगे कि प्रकाश का हाइगेंस द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या, यानी कि हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग मान करके व्याख्या दिया। यानी समझिएगा कि न्यूटन ने कण माना था, लेकिन हाइगेंस ने प्रकाश को कहा कि ये तरंग है। अब यहाँ पे सोच लीजिए कि एक अजीब क्रांति आ गई यहाँ से कि हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में जो बातें बताई, जरा उसको समझिएगा। हाइगेंस का ये कहना था कि प्रकाश कण नहीं बल्कि तरंग है। और दोस्तों इस तरंग को तरंगे ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल दो तरह की वेव होती है, यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दो तरह की तरंगे होती हैं। लेकिन हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना था। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, नाम सुनते रहिएगा। पहली लाइन क्या है इसके सिद्धांत की? प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, तरंग की भांति व्यवहार करती है। दूसरी बात कि जब किसी प्रकाश स्रोत से ये प्रकाश किरणें बाहर निकलती हैं तो वो तरंगों के रूप में बाहर निकलती हैं। ठीक है, और ये तरंगें सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश की चाल से चलती हैं। सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से समान एक चाल से चलती हैं सभी दिशाओं में। लेकिन अब बारी आती है दोस्तों कि जैसे उन्होंने कह दिया कि प्रकाश तरंग है और ये सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है। ठीक है, अब जब प्रकाश स्रोत से ये निकलती हैं तो तरंग रूप में निकलती है, इनका कहना था। लेकिन मैटर ये फंस गया कि भैया तरंग अगर है कोई चीज तो तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए ना। तरंग है तो तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए। अब जबकि प्रकाश निर्वात में भी चलता है, तो ये फंस गए ना कि आखिरकार में तरंग, जब भैया तरंग है प्रकाश का माध्यम चाहिए तो निर्वात में कहाँ माध्यम है भाई, कौन सा माध्यम है? तब इन्होंने एक कल्पना किया। अब देखो यहाँ से बचने का उपाय क्या सूझा, क्या थॉट बताया
इनका ये कहना था कि प्रकाश एक तरंग है, ठीक है, तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए। तो इनका कहना था कि सर्वव्यापी माध्यम ईथर, आज परवेलिंग मीडियम इसको बोला जाता है, सर्वव्यापी माध्यम, परवेडिंग मीडियम, ऑल डायरेक्शन परवेडिंग मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सुनेंगे इसको, सर्वव्यापी माध्यम यानी परवेडिंग मीडियम इसको कहा जाता है। तो इसका एक गैस का नाम उन्होंने लिया ईथर, नाम आपने सुना होगा। तो उनका कहना था कि ईथर एक ऐसा मीडियम है कि जो सभी जगह पे सर्वत्र विद्यमान है, इसका यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस इन्होंने कहा, इसका जो एग्जिस्टेंस है यूनिवर्सल है, सब जगह विद्यमान है, कहीं कोई जगह खाली नहीं जहां ईथर नहीं है। क्यों, उसका कारण भी उन्होंने बताया। उनका कहना था कि ईथर बहुत ही हल्की है, एकदम वेटलेस है, और इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, लगभग नगण्य है, सबसे बहुत हल्की है, नगण्य द्रव्यमान है, मास है, और डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए हर जगह ये रह सकती है। एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये एजम्पशन है केवल, इसका कोई उन्होंने एविडेंस प्रूफ नहीं दिया, केवल एजम्पशन था। और ये मान करके उनका कहना था कि ईथर हर जगह विद्यमान है, इसलिए जो वेव है वो, यानी कि जो लाइट वेव है वो चल सकती है हर मीडियम में। और आगे बोल रहे हैं कि यही यही तरंगे, प्रकाश तरंगे या तरंग रूप में वस्तु से टकरा करके हमारे आंखों पर पड़ती हैं तो सेंसिटिविटी यानी संवेदना उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। और अलग अलग रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, यानी वेवलेंथ जो है डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट कलर, इट है डिफरेंट वेवलेंथ फॉर डिफरेंट कलर। ओके, तो दोस्तों ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहलाता है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, लाइन समझ गए होंगे। तो ये हाइगेंस ने बता दिया अपनी बात की प्रकाश तरंग है, ठीक है। क्या क्या मैंने बोला लाइन बाय लाइन, उसको मैंने थोड़ा रिपीट कर करके बोला, आप एक बार अच्छे से सुन लीजिए, उसमें मेन पॉइंट जो मैंने बोला उसको आप नोट करिएगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों 78 में हाइगेंस ने अपनी ये बात बता दी। अब यहाँ पे फिर आपको समझना पड़ेगा कि हाइगेंस सब जब आए तो हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग मान लिया। अब प्रकाश को तरंग मान करके उन्होंने क्या सिद्ध किया, ये तरंग मान करके प्रूफ कर दिया कि ये स्ट्रेट लाइन में चल सकता है, ये भी प्रूफ किया कि ये वैक्यूम में चल सकता है, ये भी प्रूफ किया कि इसमें रिफ्लेक्शन होता है, ये भी प्रूफ किया कि इसमें रिफ्रैक्शन होता है। मतलब प्रकाश को तरंग मान करके यहां तक पहुंच गए हाइगेंस साहब, ठीक है। प्रकाश को तरंग मान करके इसका ये चारों पॉइंट को प्रूफ किया, और यहां तक कि डिस्पर्सन को भी प्रूफ किया। और आप फिर यहाँ पे यकीन, अब देखो कितनी मजेदार घटना कि ये जो आए हाइगेंस साहब, यहाँ से यानी कि सरल रेखा में चलना, वैक्यूम में चलना, परावर्तन होना, अपवर्तन होना, डिस्पर्सन होना, इसके बाद ये व्यतिकरण होना, इंटरफेरेंस, विवर्तन, यहां तक ये चले आए। यानी कि जो हाइगेंस साहब आए, हाइगेंस साहब प्रूफ करते हुए अपनी बातों को यहां तक पहुंच गए, यहां तक। इन सारी बातों को हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रूफ कर दिया, जबकि न्यूटन साहब यहीं तक अटक गए थे। लेकिन हाइगेंस ने जब प्रकाश को वेव माना, तरंग माना, तो यहां से सारे गुणों का जांचा परखा चेक करते हुए और यहां तक अपनी बात को प्रूफ कर दिया, विवर्तन तक। और ये आप जान लीजिए दोस्तों कि प्रकाश, कभी बड़ा रोचक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि तरंग प्रकृति के आधार पर ही व्यतिकरण, विवर्तन, ये जो आप देख रहे हो ये सब घटनाएं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, यहां तक ये घटना जो है, ध्यान से समझिएगा, इनकी व्याख्या जो की गई केवल और केवल तरंग मान करके की गई, कण के आधार पर इनकी व्याख्या नहीं हो पाई। यानी कि प्रकाश एक कण है, ये केवल इसकी व्याख्या हो पाई, लेकिन ये जो तीनों है प्रकाश को तरंग मान करके ही व्याख्या की गई है। एक मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, अभी जैसे पूछ दिया कि इंटरफेरेंस का एक्सप्लेनेशन वेव नेचर में, लाइट को वेव मान करके किया गया है कि पार्टिकल मानकर किया गया।
तो ध्यान रखिएगा ये सब वेव थियोरी से एक्सप्लेन किए गए हैं, पार्टिकल्स थियोरी पे ये तीनों एक्सप्लेन नहीं हुए हैं। तो हाइगेंस यहां तक पहुंच गया, लेकिन आप फिर यहां पे एक मजेदार घटना घटी कि आप ये देख रहे हो कि 1678 में हाइगेंस ने अपनी बात को प्रूफ किया, और ये जो व्यतिकरण की सफल ज्यादातर व्याख्या जो दोस्तों है, ये जो व्यतिकरण का प्रूफ इन्होंने दिया था हाइगेंस ने, लेकिन ज्यादा एक्सप्लेनेशन व्यतिकरण का जो है इंटरफेरेंस का, ये जाता है यंग्स को, यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग ने दोस्तों अब इंटरफेरेंस की मतलब कि इन्होंने वेव बताया कि लाइट वेव है, और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद इसका सबसे सफल व्याख्या यंग्स ने किया, और यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया है ये इंटरफेरेंस पर, इंटरफेरेंस बेसिस पे ही इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट मेजर किया, स्पीड मेजर किया, वेवलेंथ मेजर करने में भी हेल्पफुल हुआ। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट भी बड़ा रोचक, बड़ा फेमस है, ये भी आपके सिलेबस में दोस्तों आगे मिलने वाला है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ेंगे आप आगे। तो यहां तक व्याख्या हो गई, और विवर्तन की भी व्याख्या हो गई, ठीक है। लेकिन ध्रुवण पर आकर के ये भी अटक गए, यानी कि हाइगेंस साहब भी यहां तक आते आते गाड़ी इनकी फंस गई। यानी कि फिर अब देखो कि ध्रुवण की व्याख्या ये नहीं कर पाए, इसके पीछे बस एक मजेदार कारण क्या था कि ध्रुवण की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर ही चाहिए, लेकिन इसमें केवल एक कमी रह गई, ध्रुवण की व्याख्या ये नहीं कर पाए हाइगेंस। उसका मुख्य कारण, उसको ध्रुवण की व्याख्या का करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है फ्रेजनल साहब को। ये जो फ्रेजनल, यानी कि सन 1828 में फ्रेजनल नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये कहा कि हाइगेंस साहब आपने जो प्रकाश को तरंग माना है, और तरंग में कैसी तरंग, तो वो अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव माना था। इन्होंने वेव को, लाइट को लॉन्गिट्यूडिनल वेव माना था हाइगेंस ने। तो फ्रेजनल ने बस ये कहा कि भैया ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं है, बल्कि उसको ट्रांसवर्सल वेव है। ये जो लाइट है लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं बल्कि ट्रांसवर्सल वेव है, यानी अनुप्रस्थ तरंग है। ट्रांसवर्सल वेव मीन्स अनुप्रस्थ तरंग, यानी प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग। तो फ्रेजनल ने बस इतना कहा कि प्रकाश अगर अनुप्रस्थ तरंग मान लिया जाए तो ध्रुवण की व्याख्या हो जाएगी, यानी कि पोलराइजेशन की एक्सप्लेनेशन को इन्होंने कंप्लीट किया। फ्रेजनल साहब जो 1828 में आए, जो कि पोलराइजेशन का सफल अध्ययन किया, इन्होंने एक कंप्लीट बात बताई। और अब देख लो दोस्तों, यहां तक पूरी बात हो गई। हाइगेंस में बस यही कमी रह गई थी कि अनुदैर्ध्य मान लिया था, लेकिन अनुप्रस्थ मानोगे तो इसकी सारी भी ये सब व्याख्याएं सफल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी प्रकाश को अनुप्रस्थ मानने पे एक स्टेप यहाँ भी बढ़ गए, और ऊपर से सारी व्याख्याएं प्रकाश को तरंग मान करके की गई है। ये जो आप देख रहे हैं, ये तरंग मान करके भी व्याख्या हुई है, कण मान करके भी सफल व्याख्या हुई है। प्रकाश कण है ये भी मान करके हुआ, प्रकाश तरंग ये मान करके भी, लेकिन ये जो है ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन है। प्रकाश को तरंग मानकर करो चाहे कण मानकर करो, ये ठीक है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। ये प्रकाश को तरंग मानने पे ही इसकी व्याख्या संभव है, प्रकाश को कण मानने पे ये तीनों की व्याख्या नहीं हो पाई। बात समझ में आ गई? तो ये यहाँ फ्रेजनल साहब तक आप आ गए, ध्रुवण की सफल व्याख्या की। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब अभी यहाँ पे एक दो बातें जरा समझिएगा। ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए ये हाइगेंस, तो उसके बाद व्यतिकरण की सफल व्याख्या यानी इंटरफेरेंस की सफल व्याख्या यंग्स ने किया, और उसके बाद फ्रेजनल ने ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन की व्याख्या कर दिया। इसके बाद मैंने नाम यहाँ लिखा दोस्तों एक दो मैक्सवेल साहब का। आपके सिलेबस में ही ये कहीं ना कहीं सब पढ़ना है, लेकिन अभी बिखरा हुआ है, हम आपको समेट करके उसकी हिस्ट्री समझा रहे हैं। यहाँ दोस्तों मैक्सवेल जो आप देख रहे हो, मैक्सवेल का नाम मैंने क्यों लिखा कि मैक्सवेल ने आपको प्रकाश के बारे में क्या बताया, जरा वो भी समझिए। अभी ये आपके सिलेबस में से बहुत थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा डिटेल नहीं, बस थोड़ी सी जानकारी। मैक्सवेल का ये कहना था, इन्होंने
मतलब थ्योरेटिकली पहले बताया, थ्योरेटिकली इन्होंने समझाया कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, तो जब किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्टेज या करंट हाई फ्रीक्वेंसी से चेंज होता है, यानी कि उच्च आवृत्ति से दोलन करता है, बदलता है, यानी कि उसका वोल्टेज या करंट बहुत उच्च आवृत्ति से बदलता है, तो उससे एक विशेष प्रकार की तरंगें बाहर निकलती हैं। और उन तरंगों को दोस्तों नाम इन्होंने रखा था विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रखा था। उसका नाम उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रखा था। और ये तो थ्योरेटिकली बताया था, लेकिन 1888 में ये जो हर्ट्ज साहब आए, नाम इनका भी खूब सुना होगा आपने, हर्ट्ज खूब सुना होगा, किसी का मात्रक याद है? हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है ना, हर्ट्ज। तो इस प्रकार से हर्ट्ज साहब जब आए तो ये मैक्सवेल द्वारा बताए गए बात को जस्टिफाई इन्होंने किया, प्रैक्टिकली जस्टिफाइड किया। प्रैक्टिकली उन्होंने चेक किया तो सही पाया गया कि इन्होंने बताया था थ्योरेटिकली, लेकिन सही मुहर लगाने का काम ये हर्ट्ज ने किया था, जस्टिफाई किया था इनकी कही गई बातों को। और तब ये प्रैक्टिकली ये प्राप्त कर लिया गया कि हाँ, मैक्सवेल ने जो बात बताई सही है। डिटेल दोस्तों आपको पढ़ना है, सिलेबस में आपके है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। वो पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है, फिजिक्स पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर अभी समय है उसको पढ़ने में, लेकिन मैंने उसको कलेक्ट किया हुआ, इसलिए जानकारी थोड़ी थोड़ी देनी जरूरी है। हर्ट्ज ने जस्टिफाई यानी प्रैक्टिकली उसको एक प्रकार से जस्टिफाई किया, उसको डेमोन्स्ट्रेशन शो किया उसका। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं 1901 की घटना। ये भी अपने आप में प्रकाश को समझने के लिए सबसे रोचक जानकारी है और आपके सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ये दोस्तों, बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये भी अभी आगे पढ़ेंगे आप। चलो इसके बाद हाँ, एक दो बातें आपको बतानी थी मैं। देखो हाइगेंस की बात को जो सफलता प्राप्त किया उन्होंने, मैंने वो भी बता दिया। विफलता प्राप्त हुआ वो भी मैंने बताया कि वो सफल व्याख्या नहीं कर पाया, उसको फ्राइजनेल ने समझाया। लेकिन एक साइंटिस्ट माइकलसन मोरले थे, माइकलसन मोरले का कहना था, उनका भी एक बात थोड़ा सा इनको एक्सेप्ट नहीं किए। उनका कहना था कि ये जो आपने ईथर काल्पनिक मीडियम लिया हुआ है, जो एक प्रकार से एज्यूम किया हुआ है, हाइपोथेटिकल मीडियम जो आपने एक्सेप्ट किया, वो सही नहीं है, उन्होंने इग्नोर कर दिया। माइकलसन मोरले जो है, हाइगेंस द्वारा इस बात को इग्नोर उन्होंने कर दिया था, ये सही नहीं है। यानी कि एक प्रकार से यहां तक आते आते अब आ जाओ जरा आइंस्टीन तक आ जाओ। अब जरा देखो ध्यान से कि अभी आपने देखा कि न्यूटन ने कहा प्रकाश कण है, यंग्स ने कह दिया प्रकाश तरंग है। और तरंग मान करके सोच लो कि यहां से यहां तक ये सारी बातें सफल होती चली गई। प्रकाश तरंग है, सोच लो यहां से चला है और यहां तक आ गया 1888 तक। तब तक ये सही था कि प्रकाश तरंग है, कण को छोड़ दिया गया था, प्रकाश तरंग है। लेकिन 1901 में दोस्तों आइंस्टीन साहब जब आए इस पर अपना मतलब काटछांट जब करने, अपना प्रयोग करने, तो आइंस्टीन साहब जब आए तो इन्होंने ऊपर की सारी घटनाओं पर एक नया बहस छेड़ दिया। यानी ये भी एक रोचक जानकारी होगा। 1901 में आइंस्टीन साहब जब आए तो आइंस्टीन साहब ने सबसे सफल व्याख्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का किया है, जिसको हिंदी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या, पहले ये जान लो। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना का मतलब यह होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी धातु मेटल पर गिरती है, यानी प्रकाश किरण जब किसी धात्विक पृष्ठ पर गिरती है, धात्विक यानी कि मेटल सरफेस पर एंटर करती है, तो वो एनर्जी रिलीज करके दे करके पार्टिकल्स को उसके सरफेस से बाहर निकाल देती है। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत
प्रभाव, ये भी डिटेल आपके सिलेबस में है, डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा बाद में। बस थोड़ी सी जानकारी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते किसको, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते किसको है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब दोस्तों बस इतना, अभी मैं बस थोड़ा सा जानकारी कि प्रकाश किरण जब किसी धात्विक सतह पर गिरती है, मेटेलिक सरफेस पर गिरती है, तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है, यानी कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको अभी और डिटेल बाद में बताएंगे। बस इतना जानिए कि प्रकाश किरणें गिरने के बाद धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होना, एमिशन प्रारंभ होना, इसी को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। डिटेल नहीं, बस थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि सब पढ़ना है इसलिए मैं बस शॉर्ट जानकारी दे, बड़ा डिटेल सब आपके सिलेबस में क्रमशः मिलेगा, पढ़ते जाइए। लेकिन इसकी व्याख्या आइंस्टीन ने सफल किया। आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या दोस्तों 1901 में जो किया, इन्होंने इसकी व्याख्या प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम थियरी के बेसिस पे किया। प्लांक का क्वांटम थियरी आप जानते होंगे। प्लांक ने लगभग ये 1900 में प्लांक साहब आए थे इसको लेकर, तो 1900 में प्लांक ने अपना जब सिद्धांत दिया कि प्रकाश जो है, ये प्लांक का क्वांटम थियरी है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटान कहते हैं। एक बंडल या पैकेट को फोटान बोलते हैं। और यही फोटान जब किसी सरफेस पर एंटर करते हैं, अभी ये तो बात की बात है, पहले प्लांक का क्वांटम थ्योरी जो था, उनका कहना था कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्वांटा के नाम से जानते हैं। और एक फोटान से जो रिलेटेड एनर्जी होती है दोस्तों, एच न्यू होती है, जहां एच प्लांक कांस्टेंट है और न्यू जो आप देख रहे हो ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है प्रकाश की। तो एक फोटान से संबद्ध जो ऊर्जा होती है वो एच न्यू होती है, ठीक है, एक फोटान की एनर्जी। और ये एनर्जी जो है इसी का मल्टीपल्स के रूप में हो सकती है, एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, ऐसे इस टाइप से। अब ऐसा नहीं कि आधा एच न्यू और तिहाई एच न्यू, ऐसा नहीं, कंप्लीट मल्टीप्लायर्स होता है जिसे फोटान कहते हैं। और दोस्तों ये तो हो गई प्लांक का क्वांटम थियरी। लेकिन इसी थियरी को एक्सेप्ट करते हुए आइंस्टीन ने 1901 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। अब इसमें क्या व्याख्या है फिर मैं अभी डिटेल नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि ये पढ़ना है आपको, अभी एक आध चैप्टर 2 चैप्टर आगे मिल जाएगा आपको, ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइंस्टीन की थियरी थोड़ा सा सुन लीजिए, दो ही 3 लाइन का है, बोल दे रहे, सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। इनका ये कहना था कि ठीक है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है और जिसे फोटान कहते हैं। और यही फोटान, आगे समझिएगा, कि जब ये फोटान किसी धात्विक पृष्ठ यानी मेटेलिक सरफेस पर गिरता है, तो ये फोटान अपनी संपूर्ण ऊर्जा को किसी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, और उसका खुद का एग्जिस्टेंस फिनिश डेड हो जाता है कि नहीं, खत्म हो जाता है, उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब वही इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेकर के बाहर निकलता है, और वो ऊर्जा को, जो इलेक्ट्रॉन फोटान से ऊर्जा लेता है, फोटान का अस्तित्व खत्म, फोटान अपनी सारी ऊर्जा एच न्यू किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के वही इलेक्ट्रॉन अब ऊर्जा प्राप्त कर लिया, और तब ऊर्जा प्राप्त करके वो सतह से बाहर निकल जाता है। और सतह से जब बाहर निकलने की घटना को ही बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। अब वो ऊर्जा 2 रूपों में खर्च होती है, कैसे कैसा और है डिटेल, फिर मैंने बताया कि आगे डिटेल पढ़ना है। तो इस प्रकार से आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की, और दोस्तों ये पढ़ेंगे आप डिटेल, अभी चिंता मत करिए। और इस कार्य के लिए आइंस्टीन को इसका व्याख्या जो सफलतापूर्वक किया, इसके लिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। आइंस्टीन साहब को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ 1921, ठीक है, क्योंकि इनके बातों को एग्जामिन परीक्षण मिल्टन ने किया था 1915 में। 1901 में इन्होंने बताया, 1915 में मिल्टन ने इसको एग्जामिन मतलब परीक्षण किया, चेक किया कि आइंस्टीन ने जो बात बताई, जो बातें बताई वो क्लियर है, हाँ एग्जामिन किया, तब ये कंफर्म हो गया कि हाँ ये क्लियर सही है, ठीक है। इस प्रकार से आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। लेकिन फिर दोस्तों आप
यहाँ पे एक रोचक और जानकारी कि आइंस्टीन ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया है, ये प्रकाश को तरंग मान करके नहीं हो पाया, बल्कि प्रकाश को कण मान करके किया गया, क्योंकि फोटान का मतलब यहाँ कण से है दोस्तों। तो प्रकाश को तरंग मान करके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश को तरंग मान करके नहीं, बल्कि कण मान करके करना पड़ा। यानी कि ये कण प्रकृति को फिर से प्रदर्शित करने लगा। यानी कि आइंस्टीन द्वारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई है वो प्रकाश को कण मान करके किया गया, तरंग मान करके नहीं हुआ। तरंग मान करके इसका जो परीक्षण किया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव का, ये नहीं हो पाया। ये प्रकाश को कण मान करके किया गया और इस प्रकार से ये सफल व्याख्या के लिए उनको ये पुरस्कार मिला था। लेकिन अब देखो, ध्यान रखना कि अब यहां से मैंने बताया कि ये 1, 2, 3 घटनाएं ऐसी है जो प्रकाश को तरंग मान करके हुआ, और इसके नीचे की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये कॉम्पटन प्रभाव, और इसी के बाद है रमन प्रभाव। 3 नंबर 11 में आप रमन प्रभाव भी लिख सकते हैं, रमन इफेक्ट। तो ये तीनों घटनाएं तरंग मान करके हुई, लेकिन नीचे की 3 घटनाएं प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, इन तीनों का जो परीक्षण था ये तरंग मान करके नहीं बल्कि फिर कण मानना पड़ा। फिर से कण मान करके व्याख्या इनकी हो पाई है। तो कॉम्पटन ने जब 1921 में अपनी बात बताई, कॉम्पटन आपके सिलेबस में है नहीं, बस थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। देखो, एक्चुअली कॉम्पटन ने ये कहा था कि फोटान और इलेक्ट्रॉन, ध्यान से, फोटान और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर के उन्होंने ये परीक्षण किया था कि फोटान और इलेक्ट्रॉन लेकर के उनका कोलिजन कराया था, मतलब कि उनका टक्कर कराया था, संघट्ट कराया था, और ये चेक किया था कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, उनका जो मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी है उसका एग्जामिन किया। तो उन्होंने पाया कि जो मतलब कि फोटान और इलेक्ट्रॉन की टक्कर से पूर्व का संवेग और ऊर्जा और टक्कर के बाद का संवेग और ऊर्जा दोनों बराबर पाया गया। यानी कि इसको क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम, और दूसरा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्व रहती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और फोटान की टक्कर से पहले और टक्कर के बाद उनकी कुल ऊर्जा और संवेग नियत रहता है। यही कॉम्पटन ने बताया था। यानी कि द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ फोटान एंड इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बोथ आर कंजर्व्ड। ठीक है, ये कॉम्पटन ने बता दिया। और इसी के बाद हमने लिखा लुईस डी ब्रोगली, ये नाम मैंने लिख दिया, इसको भी आप आगे पढ़ने वाले हैं, लुईस डी ब्रोगली। लुईस डी ब्रोगली ने दोस्तों ये, अब क्योंकि देखो कॉम्पटन प्रभाव के बाद लुईस डी ब्रोगली जब आए, तो लुईस डी ब्रोगली, अब देखो यहाँ से इनका भी अच्छा पटाक्षेप है, क्योंकि ऊपर तो देख रहे हो कि कभी प्रकाश को कण माना गया, कभी तरंग, फिर कण, फिर तो बात फंसने लगी ना। यानी कि वैज्ञानिक यहाँ चक्कर खाने लगे कि यार ये हो क्या रहा है। और दोस्तों आप ये जान लो कि प्रकाश के बारे में आज भी सही कंफर्म जो डिटेल जानकारी जो और मिलनी चाहिए साइंटिस्टों को, उसमें अभी सफलता नहीं मिली है। अभी भी प्रकाश को जानने समझने का प्रयास जारी है। अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें पाने को हैं, लेकिन साइंटिस्टों को अभी भी इसकी पूरी जानकारी, कहा जाता है कि प्रकाश की सही अच्छी जानकारी मिलने का मतलब ही है कि समय पर नियंत्रण कर लेना। अब अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि साइंस जगत में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं कहना चाहिए, मे भी पॉसिबल। तो लुईस डी ब्रोगली, यहाँ पे आप समझ लो कि ये न्यूटन ने कण बताया, फिर यहां से लेकर के यहां तक तरंग माना गया प्रकाश को, यहां से लेकर के यहां तक ये तरंग माना गया, वेव कहा गया प्रकाश को कि ये लाइट को वेव माना गया। अब फिर आइंस्टीन आए, तो आइंस्टीन आए, मिल्टन, ये कॉम्पटन, इन सभी ने जो भी बात बताई, तो फिर से इसको पार्टिकल नेचर मान लिया गया।
इन्होंने भी पार्टिकल कहा था, न्यूटन साहब ने शुरू में पार्टिकल ही बोला था। लेकिन अब यहां से वैज्ञानिकों को फिर अजीब भ्रम हुआ कि यार वास्तव में है क्या, प्रकाश को माना क्या जाए। प्रकाश कभी कण मान के करने पे कुछ बात ठीक दिख रही है तो कुछ फेल हो गया, कभी तरंग मान रहे हैं तो कुछ पास तो कुछ फेल, तो फिर कण मान करके कुछ पास तो फिर फेल। तो अंततः जो लुईस डी ब्रॉगली का भी बड़ा अच्छा, बड़ा छोटा सा थे लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। लुईस डी ब्रॉगली ने अब यहाँ पे अपनी एक बात रखी। इनका ये कहना था कि जब कोई कण गतिमान होता है तो वो तरंग रूप प्रस्तुत, सुनिएगा लाइन को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, हालांकि मिलेगा आपको डिटेल अभी आगे, लेकिन अभी जानकारी के लिए बड़ी रोचक जानकारियां हैं। तो दोस्तों लुईस डी ब्रॉगली ने हमें यह बता दिया कि कि जब कोई कण गतिमान होता है तो वो तरंग रूप प्रस्तुत करता है। और आप जानते हो कि जब प्रकाश किरणें चलती हैं, चलने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या जो फोटॉन रूप में चलता है, ये बता दिया गया। फोटॉन को पार्टिकल कहा गया। अब पार्टिकल लेकिन जब चलेगा तो वो वेव नेचर शो करता है, तरंग प्रस्तुत करता है। यही बात सबसे आकर के बात रुकी। अंततः वैज्ञानिकों को ये कहना पड़ा, इसका मतलब कि प्रकाश तरंग रूप तथा कण रूप दोनों व्यवहार प्रस्तुत करता है। सुनिएगा ध्यान से, यानी कि प्रकाश कण रूप यानी कि पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, द लाइट रेज हैविंग पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर बोथ। और दोस्तों इसीलिए बोला जाता है कि प्रकाश में द्वैतीय प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्युअलिटी नेचर, इसी को बोला जाता है प्रकाश की द्वैती प्रकृति। अक्सर ये एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, प्रकाश की द्वैती प्रकृति किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो ड्यूअल नेचर का मतलब ही प्रकाश कभी कण की भांति व्यवहार करेगा, कभी तरंग की भांति व्यवहार, यानी पार्टिकल नेचर वेव नेचर दोनों शो करता है, इसलिए इसको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं। और जब तरंग रूप में, जब बात समझ में आई कि जब कोई कण गतिमान होता है तो वो तरंग प्रस्तुत व्यवहार प्रस्तुत करता है, यानी कि कण भी है तरंग भी दोनों आ गया ना। तो इसका मतलब कि अब इन्होंने एक बात बताई कि उसका जो तरंगदैर्ध्य है उससे संबंधित वो h/p से मेजर किया जा सकता है। इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोला जाता है। दोस्तों एक मार्क्स का क्वेश्चन ये बड़ा छोटा सा पूछा जाता है लेकिन बहुत पूछा जाता है इसको बोर्ड एग्जाम में, कि जो तरंगदैर्ध्य है, कण, कोई कण अगर गतिमान है तो तरंग प्रस्तुत करेगा, कितना तरंगदैर्ध्य निकलेगा उसको वैल्यू निकालिए। लैम्डा इक्वल टू h/p। h यहाँ प्लांक नियतांक है, p यहाँ संवेग है, मोमेंटम। आप p के जगह m भी लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल टू h/m_v। इसको भी आपको डिटेल पढ़ना है, अभी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, बस सुनिए ध्यान से, अपने दिमाग में रखिए जितना रख सकते, सब पढ़ना है अभी आपको। तो ये डी ब्रॉगली का वेवलेंथ थियरी था कि वेवलेंथ थियरी के आधार पर लैम्डा बराबर h/p उन्होंने बताया, लेकिन p बराबर m भी। अब कहोगे सर m आ गया, तो m का मतलब आप जानते हो द्रव्यमान है, मास है। मास किस में होता है, पार्टिकल में होता है, मास होता है पार्टिकल में, और जबकि वेवलेंथ किस में होता है, वेव में। तो पार्टिकल और वेव दोनों कनेक्शन दे दिया ना डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली इसीलिए फेमस है। डी ब्रॉगली ने पर प्रकाश के तरंग और कण दोनों प्रकृति को ज्वाइन किया, ज्वाइन मतलब कंबाइंड कर, हाँ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अलग अलग जो माना गया। अंततः ये पटाक्षेप हुआ कि प्रकाश में दोनों प्रकृतियां होती हैं, बस अलग अलग व्यवहार प्रस्तुत करने के कारण हमको अलग अलग व्याख्याएं मिल रही हैं। तो ये लुईस डी ब्रॉगली का है स्टेटमेंट दोस्तों, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल। और रमन प्रभाव मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों लास्ट वीडियोज में, जब प्रकीर्णन वाले में देखेंगे। तो ये प्रकाश, ये जो पूरा हिस्टोरिकल डेटा शीट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और मैं चाहूंगा कि ये सब अगर रखना हो आप नोट करके रख सकते हो, आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रकाश के बारे में डिटेल मैंने दे दिया। और दोस्तों अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से आपको जो मिलेगा। अभी के वीडियो में आप ये हेडिंग बस लिख सकते हो, उसकी जरूरत अभी नहीं है, आप रखोगे तो रख सकते हो, लेकिन अभी इसकी जरूरत मुझे नहीं है।
हम क्रम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो प्रकाश की प्रकृति का ये हेडिंग डाल लेना है। इसके बाद हम लोग हाइगेंस का केवल आपको लिखना था, ये हाइगेंस तरंग सिद्धांत, ये मैंने बताया था कि आपको हेडिंग डाल के लिख लेना है। और अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में धीरे धीरे, जैसे जैसे देंगे सब इसी पे आधारित है, बस अब इसका एक्सप्लेनेशन शुरू हो गया यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्रमशः इसके आगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।